दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। फ्रेंड्स, मेरी एनसीईआरटी की 11th क्लास की इकोनॉमिक की सीरीज चल रही थी। आज का जो टॉपिक है चैप्टर 2। इसके अंदर हम समरी देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक ब्रॉड व्यू भी देखने की कोशिश करेंगे। बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर अगर बात करें तो कुछ अगर बोल सकते हैं कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं दे रखा। तो जिस जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर हम थोड़ा सा और हम एक स्टेप अहेड चलेंगे। मेरा चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे पुरानी प्ले लिस्ट में जाके इकोनॉमिक प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से मेरे सारे वीडियो 9 से लेके 11th क्लास तक की जो चल रही है देख सकते हैं। और मैं सीरीज़ को भी फटाफट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज अभी कुछ बात करें, कुछ डिस्टर्बेंस रहती हैं घर के अंदर, जिस वजह से वीडियोस नहीं बन पाती हैं। कुछ मेरा भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, तो जिस वजह से अगर वीडियो ना आ पाई हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। ओवरऑल अगर बात करें, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये बताता हूँ कि देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि आप मुझे अगर मेल करना चाहते हैं, कुछ आपके डाउट्स हो रिगार्डिंग यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप मुझे जस्ट upsexam@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मैं कुछ ही दिन के अंदर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात करें तो कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी के बारे में एनसीईआरटी थोड़ा बहुत कह के गया। अगर बात करें मैक्सिमम मिक्स इकोनॉमी के बारे में कह के गया, लेकिन हमें अगर एनसीईआरटी का थोड़ा सा ब्रॉड व्यू को देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बारे में हमें थोड़ा सा जो है समझना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ से ही हमें एक ब्रॉड व्यू समझने को मौका मिलता है कि इकोनॉमी को हम किस तरह से चीज़ें जो है समझ सकें। देखिए, प्योर कैपिटलिस्ट के अंदर अगर बात करें तो ओवरऑल अगर बात करें सप्लाई और डिमांड का ही फ़र्क होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी मीन्स जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, अगर कम सप्लाई होगी तो डेफिनेटली प्राइसेस इंक्रीज होंगे। और इसी तरह अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइसेस होंगे डिक्रीज होंगे। ये तो था एक सिंपल सा लॉ, जिसको मैं कह सकता हूँ कि डिमांड और सप्लाई का एक सिंपल सा लॉ। लेकिन अगर बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के अंदर का, अगर अगर हम इसको मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल जो जो फार्म है, फैक्ट्रीज़ हैं, जो कोई भी प्रोडक्शन जिसके अंदर अगर हो रहा है, तो उनका जो पूरा का पूरा अगर बात करें तो प्राइवेट कर दिया गया। यानी कि जो उनके ऑनर्स होंगे वो प्राइवेट मालिक होंगे कैपिटलिस्ट के अंदर। साइड टू साइड ये भी हो सकता है कि जैसे कि उनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर यही देखा जाता है कि पहली बात, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे कि भाई जो भी डिमांड एंड सप्लाई जो भी करेंगे वो सारे के सारे जो प्राइवेट प्लेयर करेंगे। प्राइवेट प्लेयर इन द सेंस जो निजी व्यवसाय जो करते हैं वो सारा का सारा जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलता है। साइड टू साइड इसके अंदर जो एम होता है वो बात करता है, अगर वो करें तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट का ही हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हर किसी चाहे कोई भी एक ऑनर हो, उसका जो मेन मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा कमाना, रेदर देन कोई भी सोशल कंट्रीब्यूशन ना देने से अच्छा है कि उनका जो मैक्सिमम जो एम होता है वो यही होता है कि वो पैसा कमा सकें। तो ओवरऑल अगर बात करें, जो अगर प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में ही सब कुछ हमें देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं मेरिट्स की, तो देखिए पहली बात इसमें मेरिट्स में देखें तो इकोनॉमिक फ्रीडम होता है। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के अंदर सबसे ज़्यादा हमें पहली बात निकल के आती है कि इकोनॉमिक फ्रीडम होता है। देखिए, हर एक व्यवसायी यही चाहता है, हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो जिसके अंदर कंपटीशन आता है, तो कहीं ना कहीं जब कंपटीशन आता है तो फिर गुड्स क्या होंगे, वो ज़्यादा निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रीडम भी हमें देखने को मिलता है। सेट टू सेट ऑटोमेटिक वर्किंग भी होती है। यानी कि ऑफकोर्स अब हर एक कैपिटलिस्ट का अगर बात करें तो हमें, अगर मैं बोलूँ ओवरऑल, तो ऑटोमेटिक वर्किंग भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हर हर जो एक ऑनर होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं फिर वो कोशिश करता है कि मशीनों का ज़्यादा उपयोग करके एक ऑटोमेटिक वर्किंग को भी दिखाने की जो है कोशिश करता है। इसी तरह वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलती हैं। क्योंकि वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज इसलिए क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हर एक आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए किसी गुड्स को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय एग्जांपल लेके समझते हैं इसको कि आज के समय मोबाइल का ट्रेंड बहुत तगड़ा है। हर एक कॉम्पिटिटर यही चाहता है कि मेरे मोबाइल ज़्यादा बिके। तो जिस जिस वजह से मोबाइल्स के अंदर नए नए फीचर्स लेके आता है, तो इससे क्या है भाई, आज से अगर 1990 की बात करें, 1995 की बात करें, तो हमारे पास कुछ सिंपल से चोंच वाले फ़ोन होते थे। लेकिन अगर अब बात करें तो आपके पास एक से अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, ओवरऑल अगर बात करें तो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जिसके अंदर वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। सर्विसेज की बात करें तो इसी तरह कुछ बैंक कुछ और ऑफर देते हैं, कुछ नए बैंक कुछ और ऑफर आते हैं। तो कैपिटलिस्ट के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती हैं। ऑप्टिमम
यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इसमें जो संसाधनों का जो उपयोग होता है बहुत ज़्यादा किया जाता है, मीन्स एक मैक्सिमम लेवल पे तक किया जाता है, जितना ज़्यादा हो सके संसाधन जो भी होते हैं हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको जो अच्छे से जो है यूटिलाइज करके उसका जो प्रॉफिट मेकिंग जो बनाने की जो है कोशिश करी जाती है। फिर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमें यही ओवरऑल एनालिसिस करने को यही मिलता है कि कहीं ना कहीं चारों तरफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। मीन्स अगर हम बात करें जैसे मिक्स इकोनॉमिक की और कैपिटलिस्ट की, तो अमेरिका का गरीब और भारत के गरीब में थोड़ा बहुत फ़र्क हमें देखने को मिलता है। एक सेकंड दोस्तों, तो कहीं ना कहीं फिर हमें हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखने को मिलता है साइड टू साइड। तो इसी तरह दोस्तों इंसेंटिव्स टू इफ़िशिएंट मीन्स कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोडक्शंस करने के लिए इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर लोगों के अंदर एक जज्बा निकले कि हाँ ज़्यादा मेहनत करते हैं जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन निकले, फिर कहीं ना कहीं जिससे भी लेबर्स को भी प्रॉफिट होता है, साइड टू साइड जो ओनर्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं में प्रॉफिट देखने को मिलता है। फिर जब न्यू आइडियाज़ भी आते हैं, न्यू इनोवेशंस भी होते हैं, अगर बात करें तो क्यों, अगर ओल्ड आइडिया होंगे तो मार्केट के अंदर चलेंगे नहीं, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं न्यू इनोवेशंस की तरफ भी लोगों को जो है रुझान हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से कुछ जो डीमेरिट से रिलेटेड बात करते हैं, अभी तक हमने मेरिट्स की बात करी यानी इनकी प्रॉफिट की बात करी, तो कहीं ना कहीं अब डीमेरिट्स की तरफ भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए लेबर एक्सप्लॉयटेशंस कि डीमेरिट के अंदर सबसे बड़ी बात कैपिटलिस्ट के अंदर कि लेबरों के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, उनको एक मशीन की तरह समझा जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कि कहीं ना कहीं लेबर्स के साथ भी अत्याचार किया जाता है। क्यों, हर एक ओनर ये चाहता है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो मिनिमम कॉस्ट पे, तो जिस वजह से वो लेबर्स को ज़्यादा सैलरी नहीं देते हैं, जिस वजह से उनके जो डेली नीड्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अनदेखा जो किया जाता है, जिस वजह से लेबर्स का जो एक्सप्लॉयटेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर वेस्टफुल कंपटीशन भी हमें देखने को मिलता है। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो इनका यूज़ ना हो, फॉर एग्जाम्पल भोग विलास की तरफ आगे बढ़ जाना, कॉस्टली गुड्स की तरफ ज़्यादा बढ़ जाना, तो कहीं ना कहीं वेस्टफुल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से ये कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज का जो है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं फिर जो है गलत यूज़ भी होने को मिलता है। और इसी तरह फिर हमारे इकोनॉमिक पे यानी कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पे एक रॉन्ग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। फिर थ्रेट टू ओवर प्रोडक्शन का मतलब इन द सेंस यही है कि जब हर एक आदमी यही मैक्सिमम चाहता है कि इसका ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो ज़्यादा ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, तो ऐसी सिचुएशन भी आती है कभी कभी प्रॉफिट के चक्कर में, फिर कहीं ना कहीं एक ओवर प्रोडक्शन भी हमें सबसे ज़्यादा देखने को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मीन्स जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, उन्होंने किसी और प्राइस पे सोचा कि इस पे ज़्यादा प्राइस करेंगे, अब सडनली उनकी जो मांग है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, डिमांड उनकी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं फिर इकोनॉमी के अंदर भी झटके हमें देखने को मिलते हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक भी जो डाउन होने ही स्टार्ट हो सकती है। फिर अनबैलेंस ग्रोथ, देखिए अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब ये है कि लेबर्स तो बेचारे लेबर ही रह जाते हैं, जो ओनर्स होते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो कहीं ना कहीं फिर अनबैलेंस ग्रोथ भी देखो, यानी कि जो अगर बात करें अमीर और गरीब की जो खाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर अनबैलेंस ग्रोथ भी देखने को मिलता है। मीन्स ग्रोथ तो हो रही है कंट्री की, वी आर एक्सेप्टेड, बट कहीं ना कहीं फिर अनबैलेंस ग्रोथ में आती है कि गरीब तो और गरीब होता जा रहा है, लेकिन एक अमीर जो है बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर ये ग्रोथ एक यूज़फुल ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिलती है। फिर नो वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती है कि हर आदमी प्रॉफिट मेकिंग होता है, हर आदमी की जो सोच होती है प्रॉफिट मेकिंग की तरफ से होती है, तो जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ जो आज के समय जो गवर्नमेंट करती है, चाहे वो गरीबों के लिए हो, वो एक्टिविटीज़ कैपिटलिस्ट के अंदर बहुत कम देखी जाती है। फिर मोनोपोली प्रैक्टिस, देखिए हर आदमी जब प्रोडक्शन एक अधिकार करना चाहता है, मीन मोनोपोली इन द सेंस कि एक अधिकार कर देना। फॉर एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं, जैसे कि अगर बात करें इंडिया के अंदर रेलवे एक मोनोपोली है, इंडिया के अंदर जो एक रेलवे भारतीय रेल जिसको हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं मोनोपोली है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि टाटा अंबानी और बिरला ये सारे मिलकर उठा के कोई दूसरा रेलवे स्टार्ट कर दें, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता भाई। चाहे रेलवे का किराया बढ़े चाहे घटे, अगर जिनको सफ़र करना है रेल से तो रेल से सफ़र करेंगे, क्योंकि उनको फिर चाहे वो अगर किराया बढ़ जाता है तो उनको बढ़े हुए किराए के हिसाब से देना पड़ेगा, क्यों, मजबूरी है। अगर आपको तमिलनाडु जाना है वो बात अलग है, फ़्लाइट की बात, मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ कि गरीब है अगर जिसको दिल्ली से तमिलनाडु जाना है तो ऑफकोर्स फिर वो मैक्सिमम कोशिश यही करेगा कि वो रेल का ही उपयोग करे, क्यों, उसको सस्ता भी साधन पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो इंडियन गवर्नमेंट की इस पर मोनोपोली भी है, तो मोनोपोली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। हर आदमी ये सोचता है प्रॉफिट ओरिएंटेड की एक मोनोपोली बना लूँ और फिर अपने प्राइस जो है मैं ज़्यादा फिक्स करूँ, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं फिर मोनोपोली प्रैक्टिस भी अगर बात करें तो कैपिटलिस्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। गाइस सोशलिज्म, देखिए सोशलिज्म द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द स्टेट, स्टेट मीन्स राज्य, स्टेट के अंदर राज्य सरकार, सेंट्रल स्टेट, पीआरआई तक भी अगर बात करें तो जिनको फंड्स भी मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो भी कहीं ना कहीं स्टेट्स के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए इसमें जो
अगर बात करें सोशलिस्ट की, अगर हम डेफिनेशंस की तरफ अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो देखिए इसके अंदर ये होता है कि जो सब कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रोल और रेगुलेट जो होता है बाय द गवर्नमेंट होता है, तो जिस वजह से इनकी फिलॉसफी ये होती है कि भाई हम ही सब कुछ कंट्रोल करेंगे ताकि जो हमारे देश के अंदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, सबको समानता का अधिकार मिल सके, हर एक आदमी हर एक पीपल के अंदर पूरा का पूरा जो है एक मीन्स एक अगर बात करें तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो है बात करी जाती है। तो जिस वजह से इसके जो प्रतिवक्ता थे, इंट्रोड्यूस जो किया गया था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बहुत फेमस हुई थी उस समय की बात है। तो वहीं से फिर एक कैपिटलिस्ट एक सोशलिस्ट जो वर्ड आगे निकल के आया था। हम जैसे कि मैरिज के अंदर तो देखिए कलेक्टिव ओनरशिप होती है, ऑनर जो होता है इसका, वो अगर बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, तो इसमें जो है एक समानता का व्यवहार हमें देखने को मिलता है। फिर नो लेबर एक्सप्लोटेशन होता है, मींस इसमें लेबर्स के साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाता है, क्योंकि हर एक क्योंकि राज्य ही तय करता है कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि नो लेबर एक्सप्लोटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, मीन्स इन द सेंस कि जो रिसोर्सेज ऑफकोर्स गवर्नमेंट मतलब कि निकालती है, कैलकुलेशन लगाती है, ठीक है हमें इतना प्रोडक्शन करना है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का भी जो है अगर बात करें तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। नो वेस्टफुल एडवर्टाइजमेंट, देखिए कैपिटलिस्ट में ये होता था कि वेस्टफुल एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा किया जाता था, कि फालतू की एडवर्टाइजमेंट, ये ले लो वो ले लो, दुनिया भर की मार्केटिंग प्रोपेगेंडा टेक्निक्स जो है, चीप मार्केटिंग अगर बात करें वो भी यूज़ करी जाती थी। लेकिन सोशलिस्ट के अंदर ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर भी स्टेट है, तो जिस वजह से प्रोड्यूसर जब स्टेट होता है तो सबको पता है कि वहाँ पे ज़्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे, जिस वजह से फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि लेट सपोज एक गवर्नमेंट वैकेंसी है, लेट सपोज एसएससी ने नोटिफाई किया। क्या आपको लगता है कि एसएससी हर एक इसका प्रचार करेगा कि एसएससी की वैकेंसीज़ हैं, आप आइए इंट्रोड्यूस की? नहीं, जैसे एक नोटिफाइड करता है और मैक्सिमम मोर देन 50 लाख एप्लीकेशन फॉर्म चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट्स की बात आती है। तो इसी तरह से जो फालतू की एडवर्टाइजमेंट जो है नहीं करी जाती, प्रॉपर प्लानिंग होती है इसके अंदर, फिर क्योंकि हर एक चीज़ को सुनियोजित तरीके से एक आगे बढ़ाया जाता है। तो जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, प्रॉपर प्लानिंग भी हमें देखने को मिलती है। फिर नो साइकिल फ्लक्चुएशंस, बिकॉज अब प्लान इकोनॉमिक होती है, बिकॉज सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, जिस वजह से हमें फ्लक्चुएशंस भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। फिर ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सोशल वेलफेयर। देखिए दोस्तों, सोशल वेलफेयर अगर बात बोलूँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा यही कारण है कि सोशल वेलफेयर करना, इनका प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो के सोशल वेलफेयर की तरफ ये आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो मेन मोटिव सोशल वेलफेयर हमें देखने को मिलता है, ताकि लोगों का विकास हो सके, लोगों को सशक्त कर सकें और उनको आगे बढ़ा सकें। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं, और साइड टू साइड मोस्ट सुटेबल टू डेवलपमेंट कंट्री आज के समय अगर बात करें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है सुटेबल जो है डेवलपमेंट कंट्री से रिलेटेड, जो आज के समय जो विकासशील देश हैं उससे रिलेटेड हमें ये सारी चीज़ें हमें आगे निकल के आते हैं कि हाँ, सुटेबल चीज़ें ये हैं और डेवलप कंट्री बड़े ही आराम से इन चीज़ों को जो है इम्प्लीमेशंस कर सकती हैं। डीमेरिट देखते हैं थोड़े से। देखिए डीमेरिट में यही है कि देखिए स्टेट मोनोपोली है, मीन स्टेट से ही सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं स्टेट की मोनोपोली होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था भारतीय रेल का, इसी तरह कंज्यूमर हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगर जो चीज़ मार्केट में प्रोड्यूस हो रही है, मीन स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसका कहीं ना कहीं कम्प्लीमेंट्री या फिर अगर बात सब्सटीट्यूट गुड्स भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट सपोज मार्केट के अंदर अगर कोक नहीं है तो आदमी क्या करेगा? पेप्सी पी लेगा, थम्सअप पी लेगा, फैंटा पी लेगा, लिम्का पी लेगा। लेकिन जब पूरी मार्केट में सिर्फ पेप्सी है तो फिर उसमें क्या करेगा? फ्रीडम चॉइस है ही नहीं, तो पेप्सी, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें फिर नो फ्रीडम ऑफ चॉइस हमें देखने को मिलती है। नो ऑटोमेटिक फंक्शनिंग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे राज्य ही सब कुछ डिसाइड करता है। तो जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ऑटोमेटिक फंक्शनिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। फिर इविल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, देखिए अब जब राज्य ही सब कुछ निर्णय करेगा तो कहीं ना कहीं फिर एक ब्यूरोक्रेसी जो होती है अगर बात करें, ये अपना फिर लाल फीताशाही जवाबदेही, ये कहीं ना कहीं निकल के मुद्दे आते हैं। फिर जिस वजह से ढीली ढाली बोल सकता हूँ ब्यूरोक्रेसी भी हमें देखने को मिलती है। फिर बर्डन ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक में उनका जो मेन मुद्दा होता है वो वेलफेयर स्टेट ही होता है, जिस वजह से फिर बर्डन ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है कि भाई वेलफेयर इम्प्लीमेशंस करने हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। फिर एक्सपेंडिचर ऑफ प्लानिंग की कहीं ना कहीं फिर अगर बात बोलें तो व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर और प्लानिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लानिंग करनी तो उसके ऊपर हाँ भी कितना वेलफेयर स्टेट्स में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें डीमेरिट को लेके, एक्सपेंडिचर ऑन प्लानिंग भी हमें देखने को
मिलता है। फिर नो प्रॉपर बेसिक्स ऑफ फॉर कॉस्ट कैलकुलेशंस, एक ये चीज़ भी निकल के आती है कि कॉस्ट जो कैलकुलेशन जो स्पेशली जो हम कैपिटलिस्ट मार्केट के अंदर देखते थे, वो चीज़ें हमें यहाँ पे अगर बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं देखने मिलती। क्यों? क्योंकि जो कंट्रोलर होता है वो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेशन लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पीडीएस के अंदर अगर बात करें तो गेहूँ चावल और जो जो ये चीज़ें मिलती हैं हमें, वो बहुत ही कम रेट में मिलती हैं। अगर बात करें, अगर उनका कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन लगा जाए तो आई थिंक सब्सिडी दे के ही उन चीज़ों को आगे निकाला जाता है। तो जिस वजह से कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो कैलकुलेशन है वो नहीं निकल पाने के कारण ये मैं सारी चीज़ें जो हमें डीमेरिट की तरफ हमें आगे लेके जाती हैं। अब बात करते हैं मिक्स इकोनॉमिक की। दोस्तों, मिक्स इकोनॉमी आज के समय इंडिया के अंदर अगर बात करें जैसे कि देखने को मिलती है, जिसके अंदर स्टेट और साइड टू साइड अगर बोले प्राइवेट जो फर्म्स होती है वो कहीं ना कहीं दोनों मिलके जो है पूरे का पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, उसी को हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल प्राइवेट और पब्लिक जब साथ में आपस में एक दूसरे के साथ जब जुड़ जाते हैं तो उसी को हम मिक्स इकोनॉमी जो हम कहते हैं। यानी कि इन द सेंस अगर बात करें तो गोल्डन मिक्सचर ऑफ कैपिटल एंड सोशलिज्म का एक तरह से मिक्सचर है। साइड टू साइड ये भी कह सकता हूँ कि देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और साइड टू साइड फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रहती है, बट साइड टू साइड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अगर बोलें तो अहम रोल भी हमें देखने को मिलता है सोशल वेलफेयर के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर बात करें तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चलाती है, जैसे कि लाइक मुद्रा बैंक हो गया, कोई भी हो गया, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गया, रोजगार योजना हो गया। तो गवर्नमेंट्स भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस भी करती है साइड टू साइड, कहीं ना कहीं प्राइवेट फर्म्स जैसे कि विप्रो, रिलायंस, ये सारी ये भी एक्टिविटीज़ अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की जो है कोशिश करते हैं। फिर एग्जांपल्स के तौर पे ये भी बोल सकते हैं इंडिया है आज के समय इसका बेस्ट एग्जांपल, लेकिन आज के समय हमें ये भी ट्रेंड देखने को मिलता है कि यूके और यूएसए भी हो, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अब मिक्स इकोनॉमी की तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे जो सिस्टम को है अडॉप्ट करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। मेरिट की अगर बात करें तो देखिए इंकरेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ये इंकरेज करते हैं कि हाँ भी ठीक है, राज्य आके अपना एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, फिर प्राइवेट फर्म उसको आगे और इस्टेब्लिश करती हैं और उसको आगे और बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि हाँ इंकरेज किया जाता है प्राइवेट सेक्टर्स को आगे आने के लिए टू मेक मोर प्रॉफिट एंड मोर वैरायटी ऑफ गुड्स। फिर साइड टू साइड कहीं ना कहीं फ्रीडम्स भी हमें देखने को मिलती है, आज़ादी हमें, गुड्स ऑफ चॉइस बात करें फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया के अंदर देख लीजिए आज के समय पेप्सी है, कोक है, फैंटा है, लिम्का है, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं में फिर फ्रीडम्स की तरफ भी आगे की तरफ लेके जाती हैं। फिर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी हमें देखने को मिलता है, एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर लेसर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कंपटीशन एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि अगर बात करें ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी हमें देखने को मिलता है, मीन्स अब यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो जिससे कि जो रिसोर्सेज का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर साइड टू साइड एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी हमें देखने को मिलते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाती है इकोनॉमिक के अंदर। वो बात अलग है कि आज के समय अगर एनडीए गवर्नमेंट ने नीति आयोग जब आया तो इकोनॉमिक प्लानिंग कहीं ना कहीं ख़त्म करी, बट कहीं ना कहीं नीति आयोग भी 3 इयर्स का 2030 का भी एजेंडा या 2020 का एजेंडा साथ में लेके आ रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर लेसर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, इन द सेंस कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर इतना द्वंद्व नहीं देखने को मिलता। मीन्स गरीब के साथ भी थोड़ा बहुत न्याय किया जाता है और अमीर के साथ भी जो थोड़ा बहुत न्याय किया जाता है। मीन्स अमीरों का पैसा ही जो है गरीबों के अंदर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हायर टैक्सेस लगा के डिस्ट्रीब्यूट करने की जो है कोशिश करी जाती है। फिर कंपटीशन एंड एफिशिएंट प्रोडक्शंस भी देखने को हमें मिलता है, कहीं ना कहीं कंपटीशन भी, चाहे वो स्टेट हो चाहे फिर वो अगर बात करें जो प्राइवेट फर्म हो, तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं एफिशिएंट प्रोडक्शन भी हमें साथ देखने को मिलता है। फिर सोशल वेलफेयर हो है, आप देख ही रहे हैं जैसे कि मिक्स इकोनॉमी के अंदर आप सोशल वेलफेयर आपके समय आज के समय आप देख ही रहे हैं, और साइड टू साइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता है। गाइस अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डी मैरिट की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए डी मैरिट में सबसे जो बड़ा मुद्दा ये देखने को मिलता है कि अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। मीन्स कि देखिए प्राइवेट जो सेक्टर्स होते हैं गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मीन्स इन द सेंस कहने का तात्पर्य सिंपल सा ये है कि प्राइवेट सेक्टर का तो ठीक है, पब्लिक सेक्टर का तो ठीक है, यही काम है कि मैक्सिमम बेनिफिट वो दे सकें अपने लोगों को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स का जो मेन एम होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होता है। तो जिस वजह से फिर राज्य और प्राइवेट फर्म के अंदर द्वंद्व होने देखने को मिलता है। फिर लॉबीज़ होती हैं इसके साइड टू साइड, तो कहीं ना कहीं फिर अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। फिर इनइफेक्टिवनेस ऑफ सेक्टर्स भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स की तरफ अगर बात करें तो कुछ ऐसे सेक्टर्स की तरफ प्राइवेट फर्म्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर गवर्नमेंट भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लाइक इंडिया के अंदर 250 से ज़्यादा पीएसयू हैं, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, लेकिन कुछ ही
पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, मैक्सिमम जो है इन एफिशिएंट्स की तरफ बढ़ गई हैं। कुछ ऐसी जगह भी उद्योग खोले गए हैं, मीन्स कुछ ऐसी जगह भी उद्योग खोले गए हैं जहाँ पर अगर बात करें तो जहाँ पे उद्योगों की ज़रूरत नहीं थी, लाइक सपोज अगर गवर्नमेंट ने अगर ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दिया है तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ब्रेड बनाना सही रहेगा? नहीं, ये काम प्राइवेट फर्म भी कर सकती है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस ऑफ सेक्टर्स भी हमें देखने को मिलता है। फिर इफिशिएंट प्लानिंग भी हमें देखने को मिलती है कि इन इफिशिएंट प्लानिंग इन द सेंस कि प्लानिंग क्योंकि देखिए अब डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर ये होता है कि 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अब कोई गवर्नमेंट आती है, कुछ और प्लान्स लेके आते हैं, फिर नई गवर्नमेंट आती है, कुछ और प्लान लेके आते हैं, जिस वजह से प्लानिंग की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं सब के सब। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लैक ऑफ इफिशियंसी, अब देखिए जैसे कि पीएसयू की बात करें तो उसके अंदर इफिशियंसी तो ना के बराबरी हमें देखने को मिलती है। वो बात अलग है कि महारत्ना नवरत्ना लेके आए, मिनी रत्ना लेके आए, लेकिन अगर उन चीज़ों को हटा दें तो मैक्सिमम अगर बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर भी लैक ऑफ इफिशियंसी मिक्स इकोनॉमी के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर डिले इन इकोनॉमिक डिसीजंस, देखिए डिले इन इकोनॉमिक डिसीजंस मीन्स वही ड्यू टू द ब्यूरोक्रेसी का जो रुतबा देखने को मिलता है। हर ब्यूरोक्रेसी यही चाहती है कि भाई बस अपनी जान बचाओ, अपना गला बचाओ। तो जिस वजह से फिर वो जो डिसीजंस को अपर हैंड में डाल देती है, फिर अपर हैंड मंत्रियों पर डाल देते हैं। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं फिर डिले इन इकोनॉमिक डिसीजंस भी हमें देखने को चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर करप्शन एंड ब्लैक मार्केटिंग तो होती है। थ्रेट ऑफ नेशनलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थ्रेट ऑफ नेशनलिज्म इन द सेंस ये डर रहता है कि हमारे जो प्राइवेट फर्म है, जो बड़ी बड़ी फर्म्स आती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट अंडरटेक कर लें, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का भी बहुत बड़ा जो है रोल हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये सबसे बड़ा जो बात करें तो डीमेरिट का जो है मिक्स इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है। अगर देखिए हम कंपेयर करें पूरे चार्ट को, ये मैं पढ़ूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको प्रो एंड कॉन समझा दिया है। तो जिसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि स्लाइड को आप वीडियो को पोस्ट करके आप खुद आप इसको पढ़ें। फॉर एग्जांपल ऑनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है, सोशलिस्ट में पब्लिक और कलेक्टिव ओनरशिप होती है, और मिक्स्ड में दोनों होती है। फ्रीडम फॉर इंटरप्राइजेज में एग्जिट होता है, इसी तरह इसमें नो फ्रीडम होता है, इसमें कभी भी आ जा सकते हैं, इसमें कोई फ्रीडम नहीं होता सोशलिस्ट में। इसी तरह फ्रीडम ओनली इन प्राइवेट सेक्टर। मिक्स इकोनॉमी में सिर्फ फ्रीडम जो होती है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स को दी जाती है। इसी तरह अगर कंज्यूमर सोवरेनिटी की बात करें तो इनमें फुल चॉइस होती है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती। इसी तरह कंज्यूमर ओनली इन प्राइवेट सेक्टर्स में जो है देखने को चॉइस होती है। देखिए क्यों आखिर रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल भारतीय रेल एग्जांपल याद रखिएगा कि जैसे कि भारतीय रेल के अंदर आप देखें तो उसके अंदर कोई फ्रीडम के अंदर कोई कंज्यूमर के अंदर कोई चॉइस ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, सोशलिस्ट में सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होता है। इसी तरह बोथ में इसमें होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और इन प्राइवेट और सोशल वेलफेयर इन पब्लिक, कि ठीक है भाई पब्लिक जो होगी वो सोशल वेलफेयर करेगी और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होंगे वो सिर्फ प्राइवेट वाले ही करेंगे। कंपटीशन इसमें एग्जिट्स होते हैं, इसमें नो कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, इसमें एग्जिट ऑनली इन प्राइवेट। जो कंपटीशन जो हमें देखने को मिलता है वो सारा का सारा जो होता है वो हमें प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है। फिर सॉल्यूशंस टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्राइस मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है, इसमें प्लानिंग हमें देखने को मिलती है, और इसी तरह इसमें दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में हमें इसमें अनइवन एंड अनइक्वल हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आदमी बहुत ज़्यादा रिच होता है, अमीर आदमी बहुत ज़्यादा रिच होने की कोशिश करता है, और गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब हो जाता है मजबूरी में। सोशलिस्ट में इक्वलिटी होती है, सभी के साथ समानता व्यवहार किया जाता है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट इनइक्वालिटी में इसके अंदर भी जो इनइक्वालिटी को जो है ज़्यादा जन्म दिया गया है, मीन्स कहीं ना कहीं जन्म हो जाता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट में इसमें नो रोल होता है कैपिटलिस्ट के अंदर, इसी तरह कंप्लीट रोल होता है सोशलिस्ट के अंदर, इसके अंदर फुल रोल इन पब्लिक एंड लिमिटेड रोल इन प्राइवेट के अंदर हमें देखने को मिलता है। सोल्यूशन टू द बेसिक प्रॉब्लम्स नो सोल्यूशंस कैपिटलिस्ट के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर्स की तरफ में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। देखिए दोस्तों एनालिसिस ये कहता है कि अगर बात करें, एक छोटा सा एक स्क्रीनशॉट निकाला मैंने, एनालिसिस ये कहता है कि देखिए 1950 से 1951 के अंदर कुछ 59% के आसपास जो हमारी जो फर्म थी, अगर बात करें जीडीपी की अगर बात करें मैं, तो देखिए 59% थी, लेकिन वो 1990 से 1991 तक कुछ 34.9%। देखिए ओल्ड डेटा आज के समय तो कुछ 17.4 के आसपास है, पर जो एनसीईआरटी ने बोला मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ। तो इंडस्ट्री के अंदर अगर जीडीपी की बात करें 13% था, लेकिन आज के समय 24.6% हमारा जीडीपी के हिसाब से आ रहा है। सर्विस के अंदर 28% था, कहीं ना कहीं 40% के आसपास। यानी कि ओवरऑल अगर हम चीज़ों का एनालिसिस करें तो हमें ये चीज़ें निकल के आती हैं कि जो सर्विस सेक्टर कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है और एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये बहुत एक मुद्दा हमें देखने को मिलता है।
देखिए 5 ईयर प्लान्स इन द सेंस अगर बात करें कि भाई जो 5 ईयर्स प्लान्स जो निकाले गए थे, पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे ओवरऑल। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पहला ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी कि अगर बात करें तो जीडीपी के अंदर अगर मैं बोलूँ, जीडीपी का अगर ग्रोथ में ये बस यही सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिला कि हाँ भाई कितनी जीडीपी हमारी बढ़ रही है। तो अगर अगर जीडीपी ज़्यादा बढ़ रही है तो ये गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, और अगर जीडीपी नहीं बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। इन द सेंस कहने का तात्पर्य यही है कि देखिए जीडीपी क्या होती है। देखिए जीडीपी एक साल के अंदर एक आदमी, यानी एक अर्थव्यवस्था पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जितने भी उत्पादन, सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन करती है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। यानी कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमिक, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टेरिटरी सेक्टर हो, ड्यूरिंग अ वन ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी कि जो भारत की भौगोलिक सीमा होगी उसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसको हम ग्रोथ, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स में अगर देखा जाए तो पहला का पहला जो हमें देखने को मिलता है वो हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। सेकंड, मॉडर्नाइजेशंस। देखिए पंचवर्षीय योजना का मेन तात्पर्य ये भी था कि कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशंस को यूज़ करना ताकि न्यू टेक्नोलॉजी आ सके, और साइड टू साइड ये भी हो कि भाई जो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का जो है ज़्यादा ज़्यादा जो है अहम रोल ले सकें। ये सारी सारी चीज़ें हमें जो मॉडर्नाइजेशंस के अंदर देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया कि अगर एक कृषक, एक किसान है, अगर वो पुरानी चीज़ें यूज़ करता है तो उसके पास जो है कम उत्पाद होगा, और अगर वो ज़्यादा चीज़ें अगर प्रोडक्शन अगर वो मॉडर्नाइजेशंस का यूज़ करता है तो कहीं ना कहीं उसको जो है वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी, और साइड टू साइड उसका जो प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ होगा। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी नहीं है कि जस्ट प्रोडक्शन में सिर्फ मेथड से रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं सोशल आउटलुक भी हमें दिखाने की कोशिश करता है कि अगर हम मॉडर्नाइजेशंस में अगर हम यूज़ करें सोशलिस्ट चीज़ों को तो कहीं ना कहीं फिर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेंस को भी दिया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड, हमें पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हमें सेकंड चीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर थर्ड हमें देखने को मिलता है सेल्फ रिलायंस। देखिए दोस्तों, हर एक इकोनॉमी ये चाहती है कि हम खुद प्रोड्यूस करें, एवरीथिंग हम खुद ही निकालें। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें हर जो इकोनॉमी ये सोचती है कि भाई मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो, लेस इम्पोर्ट हो, तो जिस वजह से उनकी जो खपत हो वो पूरे जो है पूरी जो खपत है वो उन्हीं के देश में हो सके। तो जिसके कारण अगर बात करें, जो शुरू की जो 7 पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर यही था कि भारत को एक सेल्फ रिलायंस बनाया जा सके, और जिस वजह से जो इंपोर्ट्स को बिल्कुल बात करें तो जिन पे बड़े ही टाइट कर रखा था कहीं ना कहीं, ताकि हम लोग इंपोर्ट्स कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। लेकिन कहानी कुछ उल्टी ही है भारत के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी रीजंस यही थे कि भाई ताकि जो हम दूसरे देशों पर डिपेंड ना हो सकें, हम खुद के सेल्फ रिलायंस हो सकें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इट्स रेफर टू द रिडक्शंस। अगर बात करते हैं कि हर किसी से, चाहे वो इनकम हो, चाहे वेल्थ हो, हर किसी के साथ, चाहे वो वीकर सेक्शन हो, चाहे स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो, सबके साथ जो है समानता का व्यवहार करना, ये सारा का सारा जो है पंचवर्षीय योजना का जो है चौथा ऑब्जेक्टिव हमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर इसमें एक टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर महाविलोलेंस। देखिए महाविलोलेंस यही है कि इन्होंने ये एक सेकंड प्लान के किंग मेकर थे, इन्होंने ही सब कुछ बनाया था, और इन्होंने 5 ईयर्स जो प्लान्स थे हमारे उसमें बहुत अहम रोल बनाया था। लेकिन आज इन्होंने ये बोला था कि देखिए भाई हैवी इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए ताकि जो है कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर्स को भी ग्रोथ मिलेगी, साइड टू सेकेंडरी सेक्टर्स को भी जो है ओवरऑल जो ग्रोथ मिलेगी। तो लेकिन आज के समय अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, मैन इकोनॉमिक्स हैं, वो अब इनके जो मॉडल्स को ज़्यादा यूज़फुल नहीं मानते, फ्रूटफुल नहीं मानते। वो ये बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को आगे आना चाहिए कहीं ना कहीं, और इसी से रिलेटेड कुछ और जो कंट्रीब्यूशंस देने की जो कोशिश करनी चाहिए। अब वो ये कहते हैं जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स, वो ये कहते हैं कि अब पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट को आगे नहीं आना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट को एक बोल सकते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, ना कि कंट्रोलर ना हो के एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो जिस वजह से ये कंट्रोवर्सीज हमें हाल ही में देखने को मिलती है। तो गाइज ओवरऑल ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।